कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। मायरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर आरोही इतने बड़े कार में कैसे बैठ सकती है। वो खुद करण की वाइफ हो गई थी, पर करण के पास वैसी कार नहीं थी, क्योंकि वो बहुत एंटिक कार थी और वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी थी। वो कार इंडिया में सिर्फ 4 लोगों के पास थी। इस कारण उसको ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि आरोही ऐसे इंसान को कैसे पटा सकती है। बस ये जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है। मायरा अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी करण मायरा की तरफ देखकर बोला, तुम क्या देख रही हो बेबी। तभी ग्रीन लाइट ऑन हुई और दश की कार आगे बढ़ गई। रोल्स रॉयल कार के आगे बढ़ते ही मायरा ने करण की तरफ देखकर बोली, बेबी वो देखो, शायद उस कार में आरोही दीदी है। करण ने जैसे ही मायरा की बात सुनी एक झटके में उधर की तरफ देखा तो उसे भी आरोही साइड से दिखाई दी। वो भी हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपनी कार को तेजी से आगे बढ़ाकर ले जाने लगा, ये सोच कर कि वो देख सके कि आरोही के साथ आखिर कौन बैठा है। तभी दक्ष के गार्ड्स की कार आगे पीछे आकर दक्ष को प्रोटेक्ट करने लगे, जिस कारण करण देख नहीं पाया और दक्ष की कार वहां से फुल स्पीड में निकल गई। तभी मायरा मासूम बनकर करण की तरफ देखकर बोली, करण, क्या ऐसा है कि मेरी दीदी किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ गई है? क्या वो पैसे के लिए किसी बुढ़े के पास चली गई है? ये सुनते ही करण के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर गुस्से से कस गए। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी और उसका चेहरा भी तमतमाया हुआ था। करण को ऐसे आरोही के लिए गुस्से में देख मायरा को बहुत मजा आ रहा था। करण के कानों में बार बार मायरा की बातें गूंज रही थी। मायरा अभी भी मासूम बनकर करण को भड़काने की कोशिश करती हुई बोली, करण, ये सब क्या है? सिर्फ मेरे कारण हो रहा है। अगर मैं तुम्हारे और दीदी के बीच नहीं आई होती तो शायद आज दीदी तुम्हारे साथ खुश रहती। उन्हें पैसे के लिए इस तरह किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता। उन्हें किसी बुढ़े की लाइफ में नहीं जाना पड़ता। क्या मेरे कारण वो ये तकलीफ झेल रही है? कुछ देर तक मायरा शांत रही, पर फिर मायरा कुछ देर के बाद करण से बोलना शुरू की। मैंने सुना है कि डैड ने गुस्से में दीदी को कंपनी से निकाल दिया है और अब दीदी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। शायद ऐसा तो नहीं दीदी इस कारण मजबूरी में आकर किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ गई है। मुझे दीदी के लिए बहुत चिंता हो रही है करण। क्या हमें दीदी से मिलकर उनसे बात करना चाहिए और उनके प्रॉब्लम को जानना चाहिए? ये सुनकर करण, जिसकी आंखें अब तक गुस्से से पूरी तरह लाल हो गई थी, वो कुछ बोला नहीं। गुस्से से बस अपने दांत पीस रहा था और उसके कानों में बार बार वही बात चल रही थी और उसके आंखों के सामने वही सीन आ रहा था कि आरोही कैसे किसी की कार में बैठकर जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दक्ष की कार पिला के सामने आकर रुकी। दक्ष कार रोककर आरोही की तरफ जाकर डोर ओपन किया। आरोही मुस्कुराते हुए बाहर आई। इससे पहले कि आरोही आगे बढ़ती, दक्ष ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। आरोही ये देखकर हैरानी से बोली, अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं चल सकती हूँ। जिस पर दक्ष आरोही को आंखें दिखाते हुए बोला, नो वाइफी, जब हस्बैंड इतना प्यार और इज्जत दे रहा है तो चुपचाप से ले लो, वरना इसकी पनिशमेंट देने से पीछे भी नहीं हटूंगा। आरोही दक्ष की बात सुन अपनी आंखें बड़ी कर उसे घूरने लगी। वहीं दक्ष अपनी होठों पर तिरछी मुस्कान के साथ उसे अपनी गोद में लिए हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दक्ष विला के अंदर गया और वहां मौजूद सारे मेड्स दक्ष को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सभी दक्ष का एक अलग ही रूप देख रहे थे, क्योंकि अभी दक्ष के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी और आरोही बार बार उसके सीने पर मार रही थी। वो कभी उसके गाल को पकड़ती तो कभी उसके कान पकड़कर खींचती, पर दक्ष के होठों पर मुस्कान बराबर बनी रहती। सभी ये देखकर बहुत खुश थे कि आज उन्हें दक्ष का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। उन लोगों को बास का ये रूप काफी अच्छा लगता था, क्योंकि वो लोग कभी भी अपने बॉस के होठों पर मुस्कान नहीं देखे थे। मन ही मन वो खुश थे कि बस मैडम के आने पर बॉस खुलकर हंसने लगे हैं। दक्ष आरोही को लिए हुए ही सीढ़ियों से होते हुए अपने मास्टर बेडरूम में चला गया और वहां ले जाकर वो धीरे से नीचे उतारने लगा कि आरोही बोली, अरे नहीं नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं पहले शावर लूंगी। दक्ष मुस्कुराते हुए उसे फिर से अपनी गोद में उठा लिया तो आरोही उसकी तरफ देखकर बोली, प्लीज, मैं चली जाऊंगी। पर दक्ष अपने होठों पर उसी तरह शैतानी मुस्कान लिए, आई होप वाइफी, हमें साथ में शावर लेना चाहिए, हमारा समय भी बच जाएगा
और पानी की भी बचत हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? ये सुनते ही आरोही उसे घूर कर देखी और उसके सीने पर हाथ मारते बोली, थक, आप बहुत गंदे हैं। दिन पर दिन आप बेशर्म होते जा रहे हैं। जिस पर दच मुस्कुराकर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, वाइफी, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। ये कहकर अपनी एक आई विंक किया और एक झटके में आरोही को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। आरोही बार बार अपने हाथ पांव चलाकर खुद को छुड़ा रही थी, पर दच के सुडौल और अच्छी पर्सनालिटी वाले शरीर पे आरोही के छोटे छोटे हाथों का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ सेकंड बाद दच आरोही को गोद में लिए वॉशरूम में पहुंचा और उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। फिर अपना हाथ बढ़ाकर शावर ऑन कर दिया। आरोही दच को घूरते हुए बोली, आप यहाँ से जाइए, प्लीज जाइए। लेकिन दच आरोही की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, नो वाइफी, आज बिल्कुल नहीं। आज हम दोनों साथ में ही शावर लेंगे। ये सुनते ही आरोही तुरंत उसे झटके से खुद से दूर की और बोली, आप यहाँ से जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर उसे लगभग ढकेलती हुई वॉशरूम से बाहर कर दी और तुरंत वॉशरूम का डोर उसके मुंह पर बंद कर दिया, जिससे दच के नाक पर हल्का सा लग गया। वो अपने नाक को सहलाते हुए बोला, वाइफी, इट्स नॉट फेयर रेडी टू फॉर पनिशमेंट ऑन बेड। आरोही ने दच की बात वॉशरूम के अंदर से ही सुन ली थी, क्योंकि दच ने ये बात थोड़ी तेज से बोली थी। अब आरोही को बहुत ही ज्यादा शर्म सी आ रही थी, जिस कारण उसका पूरा चेहरा गर्म होने लगा था। वो अपने चेहरे को शर्म से खुद को कंट्रोल कर रही थी। उसके पूरे शरीर में भी एक अजीब सी सरसराहट महसूस होने लगी थी, जिसके बारे में वो अभी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर वो समझ कर भी अनजान बन रही थी। करीब आधे घंटे बाद आरोही शावर लेकर धीरे से वॉशरूम से बाहर आई और रूम में चारों तरफ देखने लगी कि दच है तो नहीं। फिर रूम में दच कहीं नहीं दिखा तो वो एक गहरी सांस लेकर बोली, ओ थैंक गॉड, मैं बच गई, वरना मेरा डेविल हस्बैंड तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। ये कहकर आरोही एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, इससे पहले कि मेरा डेविल हस्बैंड यहाँ आए, उससे पहले मैं जल्दी से चेंज करके जाकर बेड पर सो जाती हूँ, ताकि उन्हें पता भी नहीं चलेगा और परेशान भी नहीं करेंगे। ये कहकर होठों पर मुस्कान लिए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। चेंजिंग रूम का डोर ओपन कर जैसे ही वो अंदर गई तो वो हैरान रह गई, क्योंकि दच सामने अपने लोवर के पॉकेट में हाथ डाले बड़े ही स्टाइल से खड़ा था और तिरछी मुस्कान लिए उसे ही देखे जा रहा था। दच को वहां देख आरोही की सांसें एक पल के लिए अटक गई थी। वो उसे देखकर हकलाते हुए धीरे से बोली, आप यहाँ? वहीं दच शैतानी मुस्कान लिए उसे ही देखे जा रहा था। इससे पहले कि आरोही वहां से जल्दी से भाग कर जाती, उससे पहले ही दच तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और एक झटके में उसे खुद के करीब कर लिया। फिर उसे दीवार से सटाकर बिना वक्त गंवाए उसके होठों पर अपने होठ रख दिया और उसे किस करने लगा। दच आरोही के होठों को फोर्सफुली शक किए जा रहा था। वहीं आरोही एक पल के लिए सुन्न हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि दच ने इतना जल्दी किया कि उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ देर बाद जैसे ही दच को ये लगा कि आरोही उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो वो उसके होठों पर हल्का सा बाइट किया, जिससे आरोही अपने सेंस में वापस आई और वो दच को खुद से दूर करने लगी। ये देखकर दच उसे और भी फोर्सफुली किस करते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके में उसे उठा लिया। अब आरोही के दोनों पैर दच की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे और उसके हाथ अपने आप ही दच के गले के चारों तरफ लिपट गए थे। दच उसी तरह आरोही को किस करते हुए ही उसे रूम में लेकर गया और बेड पर लिटा दिया। इस बीच दोनों के होठ एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। वे दोनों अभी भी एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, क्योंकि अब आरोही भी दच का उसकी किस में उसका साथ देने लगी थी। दच आरोही को बेड पर लिटाकर उसकी तरह पैसनेक किस करने लगा। वहीं आरोही, जो कि दच का साथ दे रही थी, उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो अपने भारी हो चुके सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दच को खुद से दूर कर रही थी, पर दच था कि आज जैसे आरोही को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। करीब 20 मिनट करते करते आधे घंटे बीत गए, पर दच आरोही के होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। बाद में दच को जब खुद सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो वो धीरे से आरोही के होठों को छोड़कर उसके बालों में अपने सिर को छुपाते हुए गहरी सांस लेने लगा। वहीं आरोही भी तेज तेज सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। कुछ देर बाद जब दोनों ही अपनी भारी हो चुके सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं, तब दच धीरे से आरोही के चेहरे की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वाइफी, योर लिप्स इज सो टेस्टी, आई वांट मोर। ये सुनते ही आरोही उसे घूर कर देखने लगी और अपना
चेहरा दूसरे की तरफ कर ली। ये देखकर दक्ष तुरंत अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया और बोला, नो वाइफी, डोंट इग्नोर बिकॉज यू नो मी, हाउ कैन आई पनिश यू। ये सुनते ही आरोही अपनी आंखें बड़ी कर उसे घूरने लगी, जैसे मानो कह रही हो, अच्छा इतनी हिम्मत बढ़ गई है। वहीं दक्ष अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, इफ यू वांट टू टेस्ट मी देन रेडी फॉर इट। ये कहकर वापस से उसके होठों को चूमने लगा। आरोही अपने हाथों से दक्ष के कंधे को पकड़कर उसे खुद से दूर कर रही थी। ये देख दत्त उसके दोनों हाथों को पकड़ अपने एक हाथ में लिए उसे ऊपर उठाकर बेड के सिरहाने से लगा दिया। अब आरोही दत्त के नीचे पूरी तरह से दबी हुई थी। आरोही अपने पैरों को न चलाए, इसलिए दत्त ने अपने पैरों से उसके पैरों को ब्लॉक कर रखा था और दत्त का दूसरा हाथ उसकी कमर पर चल रहा था। धीरे धीरे दत्त के हाथ आरोही के बाथरोब के हुक को खोलने लगे। ये देख आरोही की सांसें तेज होने लगी। वो समझ रही थी कि आज दत्त रुकने वाला नहीं है, पर वो ये सब नहीं चाहती थी। ऐसा क्यों था? वो मन ही मन चाहती थी, पर उसका दिमाग था कि ऐसा करने नहीं दे रहा था। शायद वो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो करण को उसके किए की सजा दिलाना चाहती थी। उसके बाद वो दत्त को अपने दिल की बात बहुत ही रोमांटिक तरीके से बताना चाहती थी, फिर उसके साथ स्पेशल नाइट बिताना चाहती थी। आरोही ने ये सब पहले से ही सोच रखा था, पर दत्त था कि उसके सारे प्लान पर पानी फेर रहा था, इसलिए आरोही उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। पर दत्त को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज वो उसे नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद दत्त आरोही के होठों को छोड़कर बोला, प्लीज वाइफी, प्लीज फील मी बिकॉज टुडे आई एम नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, इट्स सो पेनिंग। ये सुनते ही आरोही दत्त के चेहरे की तरफ देखने लगी, जिस पर आज आरोही को पाने के लिए एक जुनून और पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर आरोही शर्म से अपनी नजरें झुका ली। आरोही को इस तरह शर्माते देख दत्त के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। दत्त आरोही के गले और कॉलर बोन को किस करते हुए धीरे धीरे उसके होठ क्लीवेज तक पहुंच गया। वहीं आरोही खुद को कंट्रोल कर रही थी, पर वो चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसका मन बार बार यही कह रहा था कि वो दत्त के प्यार में डूब जाए, पर उसका दिमाग ये कह रहा था कि नहीं आरोही, अभी रुक जा, सही समय नहीं है, अभी तुझे बहुत कुछ करना है, तुझे दत्त को प्यार देना है, वो भी पूरी फीलिंग के साथ। अब उसके दिल और दिमाग के बीच जंग चल रहा था। अब ये देखना था कि दिल और दिमाग के जंग में जीत किसकी है। अब आरोही भी दत्त के प्यार में डूब रही थी। ये देख दत्त के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। दत्त आरोही के चेहरे की तरफ देखता है, जिसका चेहरा पसीने से भीग गया था और वो अपनी आंखें बंद कर मौन किए जा रही थी। दत्त उसी तरह तिरछी मुस्कान लिए हुए आरोही के होठों की तरफ बढ़कर उसके होठों को अपने होठों के बीच रखकर पैसेटली उसके होठों को शक और लिक कर रहा था। दत्त कभी आरोही के ऊपर अपर लिप्स को उसके होठों के बीच दबाकर उसे शक करता, तो कभी लोअर लिप्स को। ऐसे ही करते हुए काफी देर तक आरोही के होठों को चूमता रहता है और उसके हाथ आरोही के उभारों पर मूव कर रहे थे। आरोही अंदर तक सिहर गई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके दिल और दिमाग के बीच में दिल की जीत हो गई है, वो दिमाग हार गया। आरोही चाह कर भी दत्त को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो भी पूरी तरह से दत्त के प्यार में बह चुकी थी। वो दत्त से कहती है, यू मेक माई हार्ट स्माइल। प्यार तो दोनों को ही था और आग भी दोनों तरफ लगी हुई थी। बस ये था कि आरोही खुद को किसी तरह कंट्रोल की हुई थी, क्योंकि उसे एक अच्छे समय का इंतजार था। वो दत्त को खुश देखना चाहती थी। वो इस स्पेशल मोमेंट को और भी स्पेशल बनाना चाहती थी, पर वो भी आज दत्त के प्यार में सब कुछ भूल गई थी। आरोही अब चाह कर भी दत्त को रोक नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वो घबरा गई। फिर वो वापस से अपने सेंस में आई और अपनी आंखें खोल एक झटके में दत्त को खुद के ऊपर से धक्का दे देती है। फिर जल्दी से बेड पर से उठकर वाशरूम की तरफ भाग जाती है। वहीं दत्त, जो आरोही के तेज से ऐसे धक्का देने के कारण बेड के दूसरे साइड गिर गया था, वो अपनी आंखें फाड़े उसे जाते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही, जो अब तक उसके प्यार में पूरी तरह से डूब गई थी, अचानक ही उसे क्या हो गया। अब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसे अभी आरोही के ऊपर बहुत गुस्सा रहता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी करण के प्यार में डूबी हुई है और उसे पसंद नहीं करती है। क्या वो अभी भी करण के पास जाना चाहती है? क्या वो अभी भी उसे एक मौका देना चाहती है? कहाँ दक्ष सोचा था कि वो आज आरोही को पूरी तरह से अपना बना लेगा, ताकि वो सिर्फ उसकी रहे, ताकि उसके और आरोही के बीच कोई ना आए।
पर शायद आरोही ये चाहती नहीं थी। दच के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे जिसे वो ना चाहते हुए भी खुद के माइंड में आने से नहीं रोक पा रहा था। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो तुरंत बेड से उठकर बैठ गया। फिर वाशरूम के डोर की तरफ गुस्से से देखने लगा। वहीं आरोही वाशरूम के अंदर पहुंचकर शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसके गले और कॉलर बोन पर दच के बाइट के निशान पड़े थे। आरोही उसे ही देख रही थी और सोच रही थी कि दच अभी कितना एक्साइटेड था और अचानक से उसे रोक दिया तो वो कितना गुस्सा हुआ होगा। पर आरोही ने यह सब जानबूझकर नहीं किया था। वो वहीं वॉशरूम के स्लैब पर बैठी हुई सोच रही थी अब वो कैसे बाहर जाए। उसे बहुत डर सा लग रहा था कहीं वो बाहर जाए तो दच उस पर गुस्सा किया। पर अभी ऐसी सिचुएशन थी कि दच की हेल्प लेनी थी। आरोही को एंड मोमेंट पर ही उसे एहसास हो गया था कि उसकी पीरियड आ गए हैं। वो काफी देर तक वहीं स्लेब पर बैठी हुई खुद को शांत करते हुए अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। अभी वो दच से सामना करने के लिए खुद को हिम्मत दे रही थी। किसी तरह उसे दच को बोलना ही होगा क्योंकि वो जल्दबाजी में वॉशरूम में चली आई थी और अपना सैनिटरी पैड लेना भूल गई थी। अब उसे ना चाहते हुए दच की हेल्प मांगनी थी। कुछ देर बाद हिम्मत कर वॉशरूम का डोर ओपन कर अपना सिर बाहर निकाल कर देखती है तो उसे बेड पर दच अभी भी गुस्से में बैठा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर साफ पता चला था कि वो अभी भी बहुत गुस्से में तमतमाया हुआ है। वो हिम्मत करके बोली, हब्बी। आरोही की आवाज़ सुनकर दच गुस्से से उसकी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो। और ये सच भी था। आरोही उसे इस तरह देखकर एक पल के लिए डर गई और डर के कारण उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। कुछ सेकंड बाद आरोही धीरे से बोली, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? मुझे आपके हेल्प की जरूरत है। दच गुस्से से आरोही की तरफ देखा और खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए रूड वॉइस में बोला, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये सुनते ही आरोही समझ गई कि दच अभी भी बहुत गुस्से में है। पर वो हिम्मत करके बोली, हाँ, आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। प्लीज क्या आप किसी फीमेल सर्वेंट को बुला सकते हैं? ये सुनते ही दच अपनी एक आईब्रो उचकाकर उसकी तरफ देखा और बोला, व्हाट? ये सुनते ही आरोही बोली, हाँ, मुझे अभी उनकी सख्त जरूरत है। दच उसकी तरफ घूरकर देखते हुए बोला, पर उसकी क्यों जरूरत है? दच की बात सुनकर वो सोचे पड़ गई कि वो दच से क्या बोले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भले ही उन दोनों के बीच अब बातें आगे बढ़ गई थी। दच उससे खुलकर सारी बातें करता था पर आरोही अभी खुलकर अपनी सारी बातें नहीं बता पाती थी। उसे अभी भी दच को देखकर झिझक सी महसूस हो रही थी। वो हिम्मत करके सोची कि चाहे कुछ भी हो, वो मेरे हस्बैंड है, मैं उससे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। वो हिम्मत करके कुछ बोली जिसे सुनकर दच अपनी आंखें बड़ी किए उसकी तरफ देखने लगा। आरोही दच की तरफ देखकर धीरे से बोली, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। दच अभी भी ना समझी से आरोही की तरफ देख रहा था और उससे बोलता है, आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता वाइफी? मुझे बताओ। ये सुनकर आरोही अपनी नजरें नीचे कर लेती है और मन ही मन सोचती है कि वो कैसे बताए। उसे बहुत ही शर्म आ रही थी जिस कारण उसका चेहरा का रंग सुर्ख होने लगा था। दच आरोही को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। आज तक दच कभी भी किसी लड़की से कांटेक्ट नहीं कर रहा था और ना ही कभी कोई उसकी गर्लफ्रेंड थी जिस कारण उसे किसी चीज की नॉलेज हो। इसलिए दच इस बात से अनजान था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे ये नहीं पता था, पर वो किसी लड़की के कांटेक्ट में नहीं था जिस कारण उसे पूरी डिटेल में मालूम नहीं था। कुछ देर तक दच आरोही के चेहरे की तरफ देखता रहता है। फिर आरोही हिम्मत करके दच से बोली, वो एक्चुअली लड़कियों को हर महीने की एक प्रॉब्लम होती है। आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। दच आरोही की बात सुन एक पल के लिए चौंक जाता है। फिर अपने चेहरे को नॉर्मल कर अनकंफर्टेबल होकर अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। दच इतना शार्प माइंडेड था कि वो किसी भी बातों को तुरंत समझ जाता था। फिर दच आरोही के चेहरे पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी वाइफी, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। कुछ ही देर तक आरोही वॉशरूम में खड़ी होकर वेट कर रही थी। लगभग 5 मिनट के अंदर एक लेडी सर्वेंट अंदर आती है और धीमी सी आवाज में बोलती है, मैम, कैन आई हेल्प यू? आरोही उसे सारी बात बता देती है जिसे सुनकर बोली, मैम, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर वो मेड तुरंत चली जाती है। कुछ देर बाद वह सर्वेंट वापस आती है और उसके हाथ में एक पैकेट रहता है। फिर मेड वो पैकेट आरोही की तरफ बढ़ा देती है। हालांकि दच ने अपने सर्वेंट से कहकर आरोही के लिए सारी तैयारियां कर दिया था, पर उसके सर्वेंट सैनिटरी पैड लाना भूल गए थे। इस कारण आरोही को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ गई।
आरोही तुरंत उसके हाथ से पैकेट ले ली और जल्दी से वॉशरूम का डोर बंद कर लेती है। करीब 10 मिनट बाद आरोही खुद को क्लीन कर वॉशरूम से बाहर आती है तो दच वहीं रूम में बेड पर बैठा हुआ उसे दिखाई देता है। दच आरोही को आते हुए देखता है तो उसका चेहरा बहुत ही मुरझाया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी दर्द में है। वो तुरंत आरोही के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर बेड पर लेकर आता है और उसे बड़े ही प्यार से बेड पर बिठाता है। फिर उससे पूछता है, वाइफी आर यू ओके? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कैन यू टेल मी, कैन हेल्प यू? ये सुनकर आरोही बड़े ही प्यार से दच की तरफ देखने लगती। वो दच के चेहरे पर खुद के लिए फिक्र साफ देख पा रही थी। उसे मन ही मन एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने भी आरोही की इतनी केयर नहीं की थी। उसके माँ के जाने के बाद उसके पापा ने कभी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था और उसकी सौतेली माँ बहन तो उसकी दुश्मन बनी हुई थी। उसकी फ्रेंड जिया के अलावा अगर उसकी कोई इतनी फिक्र करता है तो वो है दच। दच की फिक्र सबसे अलग थी। आरोही को मन ही मन खुद पर प्राउड हो रहा था कि उसने दच से शादी करने का फैसला बहुत सही ली थी। दच को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर आरोही खुद को खुश नसीब महसूस कर रही थी। दच का आरोही को टच करने से वो वापस से अपने सेंस में आई। तब दच उसे पूछता है, व्हाट हैपेंड वाइफी, टेल मी, हाउ कैन हेल्प यू? ये सुनते ही आरोही अपनी नजरों को नीचे करके धीरे से बोली, नो, आई एम फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा पेट में दर्द है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, ये तो नॉर्मल है। ये सुनते ही दच प्यार से उसके गालों को छूकर बोला, कुछ भी नॉर्मल नहीं है वाइफी, सो जस्ट टेल मी, तुम्हें जब पेन होता है तो तुम क्या करती हो? आरोही उसी तरह अपनी नजरें किए हुए बोली, वो जब मुझे पेन होता है तो मैं गर्म चीजें ही लेती हूँ, जैसे चाय पीना। ये सुनकर दच हाँ में गर्दन हिलाती है बोला, डोंट वरी, मैं भी आता हूँ। आरोही उसे रोकना चाहती थी पर दच उसके गालों पर हाथ रख प्यार से चलाते हुए उसे रेस्ट करने को बोलकर तुरंत वहां से चला जाता है। आरोही अभी भी रूम में बैठी दच के चेहरे और उसके भावों को महसूस कर रही थी। अभी भी उसकी आंखों के सामने दच का वही फिक्र भरा चेहरा आ रहा था। आरोही यही सोच रही थी कि दच उसके कुछ समय पहले किए हुए बर्ताव से नाराज हो गया होगा, पर दच तो उसकी इतनी केयर कर रहा था। ये जानकर उसके अंदर एक मीठी खुशी और सुखद एहसास हो रहा था। वहीं दस सबसे पहले सीढ़ी से उतरकर नीचे जाता है और किचन की तरफ बढ़ता है। किचन में पहुंचकर वहां पर मौजूद मेड की तरफ देखता है। दच की विला में बहुत मेड थे, कुछ अपने सर्वेंट्स क्वार्टर में चले गए थे पर कुछ वहां रात को रुकते हैं क्योंकि अगर कभी दच को कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसकी हेल्प कर सके। जैसे एक सर्वेंट दच को किचन में देखती है तो एक सर्वेंट तुरंत पूछते, सर मे आई हेल्प यू? ये सुनकर दच कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप से एप्रन पहनकर गैस के पास खड़ा हो जाता है। फिर सर्वेंट की तरफ देखकर एक एक सामान मांगने लगता है। सर्वेंट बड़ी हैरानी से देख रहा था कि जो दच कभी अपने हाथों से लेकर एक गिलास पानी भी नहीं पिया, वो खुद से आज किचन में खड़े होकर कुक कर रहा था। उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर दच किचन में क्यों आया है। पर जब देखा कि दच बड़े ध्यान से सामान ले रहा है जो चाय बनाने का है, वो समझ जाता है कि जरूर ये सब सर मैडम के लिए कर रहे हैं। वो मन ही मन ये भी समझ जाता है कि सर के लिए मैडम बहुत खास है और अगर हम लोगों में से किसी ने भी उन्हें हर्ट करने की कोशिश की तो सर के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता है। करीब 10 मिनट बाद दच अपने हाथों में चाय का ट्रे लिए हुए रूम में पहुंचता है। आरोही जो कि बेड पर लेटी हुई मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी, दच को आते देख जल्दी से उठने लगती है तो दच उसे आंखों से इशारा करते हुए मना करता है कि नहीं, आराम से उठो। आरोही दच के इशारों को समझकर धीरे से उठकर बेड पर बैठ जाती है। दच आरोही के पास आकर बेड पर बैठ जाता है और हाथों में लाए हुए चाय को ट्रे को बेड के साइड वाले टेबल पर रख देता है। वहीं दच चाय का कप आरोही की तरफ बढ़ाते हुए बोला, टेक इट वाइफी। ये सुनते ही आरोही उसे ले लेती है और बड़े ही प्यार से दच की तरफ देखती रहती है। दच उसकी नज़रों को खुद की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता है और फिर उसके गालों को सहलाकर बोला, मुझे देखने का काम बाद में कर लेना, मुझे पता है मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, आई नो वेरी वेल, सो प्लीज टेक इट। और बताओ मैं कैसी चाय बनाया हूँ? दच की बात सुनते ही आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी जाती हैं। जैसे ही दच आरोही से कहता है कि चाय को पीकर बताओ मैं कैसा बनाया हूँ, आरोही तो पूरी शौक में चली जाती है। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक पल के लिए वो शून्य सी बस दच की तरफ देखती रह जाती है। आरोही दच की बातें सुनकर बहुत देर तक हैरानी से उसे देखती रहती है। तभी दच उसके हाथों पर अपना हाथ रखता है जिसे महसूस कर आरोही अपने सेंस में वापस आ जाती है और वो उसी तरह देखते हुए धीरे से बोली, क्या ये चाय आपने बनाई है?
दर्श अपने होठों पर मुस्कान लिए प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोला, हाँ वाइफी, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? ये सुनकर आरोही बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स सो डिलीशियस एंड वेरी टेस्टी। आरोही की बात सुनकर दक्ष की स्माइल और भी गहरी हो जाती है। फिर आरोही दक्ष की तरफ देखते हुए धीरे धीरे पूरी चाय खत्म करती है। तब दक्ष उसे कप लेकर वापस से ट्रे रख देता है। दक्ष इस वक्त आरोही की बहुत ही केयर कर रहा था, जिसे आरोही महसूस कर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। कुछ देर बाद आरोही बेड पर लेट जाती है और दक्ष भी उसी के पास लेटकर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और प्यार से उसके बालों में हाथ रखकर सहलाने लगता है। दक्ष प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसके कानों में बोला, सो जाओ वाइफी, काफी रात हो गई है। आरोही भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर दक्ष की बाहों में सुकून महसूस कर सोने लगती है। आरोही सो नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। ये महसूस कर दर्द अपने एक हाथ को उसके पेट के पास ले जाता है और धीरे धीरे उस पर सहलाने लगता है, जिससे आरोही को बहुत ही ज्यादा आराम मिल रहा था। थोड़ी देर में आरोही दक्ष की बाहों में बड़े ही सुकून से सो जाती है। वहीं दक्ष के हाथ अभी भी आरोही के पेट को सहला रहे थे। दक्ष ऊपर सीलिंग की तरफ देखे जा रहा था। वो एक हाथ से आरोही के बालों को और दूसरे हाथ से उसके पेट को सहला रहा था। कुछ देर बाद दक्ष आरोही की तरफ मुड़ा और उसके बालों में अपने चेहरे को छिपाते हुए उसके बालों से आ रही भीनी भीनी खुशबू को खुद के अंदर स्निप करते हुए हल्का मुस्कुराया और बोला, उफ वाइफी, तुम्हारी ये खुशबू लगता है मुझे एक दिन पागल करके रहेगी। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अपनी आंख बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद दक्ष भी नींद के आगोश में चला जाता है। अगली सुबह जब आरोही की नींद खुलती है तो वो देखती है कि दक्ष उसी के पास लेटा हुआ है और अभी भी उसके हाथ आरोही के बालों और पेट को सहला रहे हैं। ये महसूस कर एक पल के लिए आरोही चौंक जाती है। उसे यही लगता है कि क्या दक्ष पूरी रात जागते रहे, सोए नहीं है। वहीं आरोही को हल्का सा हिलने से दक्ष, जो कि अभी कुछ ही घंटे पहले सोया था, उसकी नींद खुल जाती है और वो तुरंत ही आंखें खोल आरोही की तरफ देखकर बोला, व्हाट हैपेंड वाइकी, एंड एनी प्रॉब्लम? क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, तुम कहो तो हम डॉक्टर के पास चलें। दक्ष लगातार आरोही की तरफ देख उसकी फिक्र करते हुए बोले जा रहा था। वहीं आरोही दक्ष की तरफ बस देखे जा रही थी। जब दक्ष बोलने जा रहा था तो आरोही उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं हैरान थी कि आप पूरी रात जागते रहे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सुनकर दक्ष आरोही के हाथों को जो अभी मुंह पर थे उसे चूम लेता है। तब आरोही शर्माकर अपना हाथ हटा लेती है। फिर दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये कहकर दक्ष धीरे से आरोही को बेड पर लेटाए हुए ही बेड से उठता है और कहता है, मैं वॉशरूम फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, तुम अभी रेस्ट करो और आज तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। ये सुनकर आरोही हल्का मुस्कुराती है। करीब आधे घंटे बाद दक्ष वॉशरूम से बाहर आता है और अभी उसकी वी शेप कमर पर लाइट कलर का टॉवेल लिपटा हुआ था और दूसरे टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए आगे बढ़ता है। आरोही की नजरें दक्ष के वेल टोन बॉडी पर ठहर जाती हैं। उसके बालों से टपक रहे पानी एट पैक एप्स पर आ रहे थे, जो उसके हैंडसम लुक और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। आरोही ना चाहते हुए दक्ष के अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरफ खींची जा रही थी। दक्ष, जो कि अपने बालों को टॉवल से पोंछ रहा था, वो आरोही की नज़रों को खुद पर महसूस कर पा रहा था और ये महसूस कर वो मन ही मन खुश हो रहा था। कुछ देर बाद वो आरोही के पास पहुंचा और प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोला, वाइफी, तुम चाहो तो छू भी सकती हो, बिकॉज आई एम ऑल योर्स। ये सुनते ही आरोही शर्म से नजर झुका लेती है। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो अभी गड्ढा खोदकर उसमें छुप जाए। उसका इस वक्त शर्म से बुरा हाल था। वहीं दक्ष इस वक्त आरोही के शर्म से लाल हो गए चेहरे को ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे आरोही इस वक्त और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वह आरोही की तरफ झुकते हुए अपनी गर्म सांसों को छेड़ते हुए उसके कानों में बोला, वाइफी, यू आर लुकिंग सो टेम्पटिंग, आई कांट कंट्रोल, आई वांट टू ईट योर रेड चिक्स राइट नाउ। ये कहकर वो बिना वक्त गंवाए एक झटके में उसके गालों पर तेजी से बाइट करता है, जिससे आरोही के मुंह से आह निकल जाती है। आरोही दक्ष को धक्का देते हुए जल्दी से बेड से उठती है और तुरंत वॉशरूम में भाग जाती है। इस वक्त उसका शर्म से बहुत बुरा हाल था। वहीं आरोही के जाते ही दक्ष मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरकर खुद से बोला, उफ वाइफी, तुम्हारी ये अदा और तुम्हारी ये खुशबू कहीं मुझे पागल ना कर दे।
कुछ देर बाद दोनों ही तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आते हैं। दच ने आरोही के लिए मेड से कहकर बहुत ही लाइट फूड बनवाया था ताकि आरोही को कोई प्रॉब्लम ना हो। आरोही और दच डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद दच उठता है और आरोही के माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, ओके वाइफी, मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम बिल्कुल भी कहीं बाहर नहीं जाओगी और पूरे दिन तुम सिर्फ रेस्ट करोगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करके बताना मत भूलना। आरोही दच की बात पर मुस्कुरा देती है और हाँ में अपने सिर को हिलाती है। दच एक बार फिर से आरोही के माथे को चूमता है और अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। इस बीच दच आरोही की बहुत केयर करता है। अब आरोही बिल्कुल ठीक थी और अब उसकी पीरियड भी खत्म हो गई थी, जिस कारण दच भी खुश था। वहीं दूसरी तरफ करण की अचानक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने के कारण उसके और मायरा के रिसेप्शन पार्टी पोस्टपोन हो गई थी। जो कि आज करण वापस आया था तो आज उनकी रिसेप्शन पार्टी थी। ये बात सभी बिजनेसमैनों को पता था। वहीं दत्त ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आरोही के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। दोनों के ही होठों पर हल्की मुस्कान थी। कुछ देर बाद दत्त जल्दी से डाइनिंग टेबल से उठा और आरोही के गाल पर किस करके बोला, वाइफी, आज दोपहर में मैं कुछ भेजूंगा, तो उसे पहनकर शाम तक रेडी रहना। आज हमें एक पार्टी में जाना है। ये सुनते ही आरोही दच की तरफ देखकर कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगती है। तब दच बोला, डोंट वरी वाइफी, कुछ चीजें समय पर पता चले तो ज्यादा बेहतर होता है। ये कहकर वो अपनी एक आई विंक करता है और प्यार से आरोही के माथे को चूमकर वहां से चला जाता है। वहीं आरोही अभी भी आंखें फाड़े दच की तरफ देखती रहती है और सोचती है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। दिन भर दच ऑफिस जाकर काम करता रहता है और आरोही घर पर कुछ देर टीवी देखती है, फिर थोड़ी देर आराम कर लेती है। उसे काफी बेहतर फील हो रहा था क्योंकि दच के कहने से मेड भी आरोही का बहुत केयर कर रही थी। आरोही का लगभग पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और शाम होने से पहले आरोही के रूम का डोर नॉक हुआ। आरोही ने जाकर देखा तो एक मेड खड़ी थी। अभी वो मेड कुछ बोलती उससे पहले ही आरोही का मोबाइल बजा। आरोही जाकर अपना मोबाइल उठाई तो उस पर हबी नेम शो हो रहा था। आरोही नेम पढ़कर हल्का मुस्कुराती है और तुरंत कॉल पिक करती है तो दूसरी तरफ से दच के मैग्नेटिक वॉइस उसके कान में पड़ा, कैसी हो वाइफी? दच की बात सुन आरोही उसी तरह मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दच आरोही की बात पर बोलता है, आई एम फाइन वाइफी, बस तुम जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि हमें 8 बजे पार्टी के लिए निकलना है। मैंने एक लड़की को तुम्हारे पास भेजा है, वो तुम्हें अच्छे से रेडी कर देगी। इसके साथ ही मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी उसके हाथों से भिजवाया। आरोही दच की ये सुनकर हैरान रह जाती है और बोलती है, मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारी ड्रेसेस खरीदी है आपके साथ, मैं उन्हीं में से कोई ड्रेस पहन लेती हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सुनकर दच बोला, नो वाइफी, इट्स नॉट फेयर, वो सब तो एक नॉर्मल ड्रेस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज तुम सबसे अलग दिखो क्योंकि मैं तुम्हें आज एज अ वाइफ सबके सामने इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। आरोही दच की ये बात सुनकर बहुत चटकी सी रह जाती है और बोलती है, पर लेकिन लेकिन आरोही की बात को बीच में काट कर दच बोलता है, नो एनी डिस्कशन एंड नो एनी क्वेश्चन, तुम जल्दी से रेडी जाओ, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, ओके वाइफी? ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और आरोही अभी भी फोन की तरफ घूरती रहती है। आरोही सोचती है कि आखिर आज दच चाहते क्या है, आखिर क्या होने वाला है। आरोही बहुत देर तक सोचती रहती है। तभी आरोही का ध्यान डोर पर खड़ी मेड पर जाती है तो वो उसके पास जाकर इशारे से बोलने के लिए कहती है, जिस पर वो मेड अपना सिर झुकाकर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोली, सर ने एक लड़की को आपको तैयार करने के लिए भेजा है। आरोही ये सुनकर हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, उसे मेरे रूम में भेज दो। कुछ देर बाद वो लड़की आती है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी और बड़े ही पोलाइटली पहले आरोही को ग्रीट करके बोलती है, मैम, बॉस ने मुझे आपको तैयार करने के लिए भेजा है और साथ में ड्रेस भी दी है आपको देने के लिए। आरोही बस हाँ में सिर हिला देती है और ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है। वो इस वक्त हाफ शोल्डर ब्लैक कलर का गाउन पहनी थी जिसके गले पर नीचे की तरफ डायमंड लगे हुए थे और गाउन नीचे से फ्रिल था जो कि उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। कुछ देर बाद आकर आरोही मिरर के सामने आती है तो वो लड़की एक टक आरोही की खूबसूरती को ही देखे जा रही थी। आरोही के दूध जैसे सफेद गोरे रंग पर वो ब्लैक कलर का गाउन बहुत ही आकर्षक लग रहा था। वो लड़की कुछ देर तक हैरानी से आरोही की तरफ देखती रहती है और मन में बोलती है, क्या कोई इतना खूबसूरत हो सकता है? फिर वो अपने सिर को झटकती है और आरोही को मिरर के सामने बिठाकर तैयार करने लगती है।
करीब 1 घंटे बाद आरोही पूरी तरह से रेडी रहती है, मिरर में खुद को देखती रहती है। एक पल के लिए वो भी चौंक जाती है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो लड़की भी आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, मैम, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग। ये सुनकर आरोही के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उस लड़की को थैंक यू बोलती है। वो लड़की बस सिर को झुकाती है और वहां से चली जाती है। उस लड़की के जाते ही उस रूम का डोर एक बार फिर ओपन होता है। आरोही जो मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी, वो डोर के ओपन होने की आवाज सुनकर पीछे देखती है तो वहां पर दक्ष खड़ा था, जो कि इस वक्त ब्लैक कलर का टक्सडो पहने, बालों को अच्छी तरह से जेल सेट किए, हाथों में ब्रांडेड वॉच पहने हुए बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। दक्ष अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए बड़ी स्टाइल से खड़े होकर बस आरोही को एक टक निहारे जा रहा था। वहीं आरोही की नजरें बस दक्ष के चेहरे से हट नहीं रही थी। वो तो बस उसके चेहरे में ही एक पल के लिए ठहर गई थी। उसकी काली गहरी आंखें आरोही को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। वहीं दक्ष की भी नजरें सिर्फ आरोही पर ही टिकी हुई थी। ब्लैक कलर का गाउन पहने वो किसी बला से खूबसूरत सी लग रही थी। उसके बालों का मेसी बनाया गया था। उसके बालों की दो लटे आगे की साइड चूम रहे थे, जो कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके गालों को चूम रहे थे। कानों में छोटा सा डायमंड का इयररिंग पहने, गले में डायमंड नेकलेस और हाथों में डायमंड की ब्रेसलेट पहने आरोही इस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दत्त धीरे से चलते हुए आरोही के पास आया और उसकी तरफ देखा। आरोही का मेकअप भी लाइट था, पर लाइट मेकअप में भी वो बहुत ही जच रही थी। दत्त धीरे से आरोही के चेहरे की तरफ झुकते बोला, वाइफी, आई कांट बिलीव यू आर लुकिंग सो आसम। सोचता हूँ क्यों ना पार्टी में जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दूं। व्हाट डू यू थिंक? यही अपनी पार्टी बनाते हैं। ये सुनते ही आरोही मुस्कुराते हुए दस के सीने पर अपने हाथों का मुक्का बनाकर हल्का सा पंच करते हुए बोली, आप बहुत पेशेंट हो। दिन पर दिन आप बिगड़ते ही जा रहे हैं। दूर रहिए मुझसे, और अभी कोई भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा, समझे? ये कहकर वो आगे बढ़ती है। तभी दस पीछे से उसकी कलाई को पकड़कर झटके में उसे अपनी तरफ खींचता है तो आरोही के बालों की लटें जो उसके गालों को छू रहे थे वो उसके चेहरे पर आ जाते हैं। दस अपनी एक उंगली से धीरे से उसके बालों की लटों को चेहरे से हटाकर कानों के पीछे करते हुए बोला, लो वाइफी, अभी दिल बेईमान है वाह। ये सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए झट से दस के गले लग जाती है। कुछ देर बाद दोनों ही विला से बाहर आते हैं और गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। दोनों को गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है और साथ ही वहां से बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं। बीच के रॉस रॉयल कार में दक्ष आरोही बैठे हुए थे और आगे पीछे बहुत सी गाड़ियां जिनमें उसके बॉडीगार्ड्स थे, वो उस कार को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पूरे रास्ते दक्ष आरोही को बहुत परेशान करता है। वो कभी उसके कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच देता, तो कभी उसके बालों के लटों के साथ खेलता, तो कभी उसके खुले कंधों को चूमने लग जाता। फिर आरोही उसके हाथों को हटाती और मुस्कुराती रहती। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि अब उसे भी दक्ष की इन सब हरकतों से अच्छा महसूस हो रहा था। करीब आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से बैंक्वेट हॉल के सामने आकर रुकती है। पीछे की कार से एक बॉडीगार्ड बाहर आया और दस की गाड़ी का डोर ओपन किया। फिर वो जल्दी से आरोही की तरफ का डोर ओपन करने वाला था कि तभी दस उसे हाथ दिखाकर रोक देता है और खुद जाकर आरोही की साइड का डोर ओपन कर अपने एक हाथ को बड़े प्यार से आरोही की तरफ बढ़ाता है। आरोही मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर अपना हाथ रख देती है। फिर दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए बैंक्वेट हॉल के अंदर चले देते हैं। जैसे ही वो दोनों बैंक्वेट हॉल के अंदर पहुंचते हैं तो जैसे ही सबकी नजरें उनकी तरफ चली जाती है और सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।